हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्न इकोनॉमिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, कितनी तरीके की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब तक हमारे देश में आज़ादी के बाद से बनाई जा चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ जानने से पहले सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में जान लें। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कोई एक विशेष क्षेत्र या कोई पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड जो भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उसे हम उद्योग कहते हैं। लाइक उद्योग का मतलब एक विशेष क्षेत्र जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब क्या होता है? आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इकोनॉमी लाइक अगर सड़क, परिवहन और बिजली, पानी, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे देश का एक आधारभूत ढांचा है। अगर हम एग्ज़ाम्पल देके मैं बताऊँ तो जैसे कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम के लिए ब्लैक बोर्ड, टीचिंग, चिल्ड्रंस और डेस्क, ये सारी चीज़ें, बेंचेस बहुत ज़रूरी हैं। इन सारी चीज़ों के बिना कोई भी क्लासरूम मतलब क्लासरूम नहीं कह सकते उसे, और टीचिंग पढ़ाई में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरीके से हमारे देश का कोई जो आधारभूत ढांचा है, उसमें किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ का आधारभूत ढांचा बहुत ज़रूरी है। जब तक अच्छी सड़कें नहीं होंगी, अच्छी सर्विसेज नहीं होगी, तो उस देश की इकोनॉमी को या उस देश की पॉपुलेशन को बहुत दिक्कतें होती हैं, ग्रोथ नहीं होती है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि से रिलेटेड चीज़ें, खाद्यान्न है और मछली पकड़ना है, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलते हैं, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या होता है? जो आजकल इतनी टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं, मशीनरीज आ गई हैं नई नई, जिससे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्शन के में भी आसानी हो गई है। उत्पादन में भी इतनी दिक्कतें नहीं आती। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था? खेत जोतने के लिए हलों का इस्तेमाल होता था। अब जो है ट्रैक्टर है, बहुत कई तरीके की मशीनरी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गई, जिससे कि वहाँ का वहाँ पे उत्पादन में इतनी, खेती बाड़ी में इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। लाइक अगर हमें किसी बिल्डिंग को बनाना है तो उस बिल्डिंग के बनाने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। कोई व्हीकल बनाना है तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के कोई भी चीज़ अगर हमें मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। यानी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई होती हैं। तो इन सारी पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसे हम उद्योग कहते हैं। और हम बात करें, अगर हम अलग तरीके से बात करें तो जब कई सारी फर्में मिलकर एक विशेष या समान प्रकार की वस्तु का निर्माण करती हैं तो ये सभी फर्में मिलकर उद्योग कहलाती हैं। फर्में क्या होती है? उद्योग का छोटा पार्ट होती हैं। ये सारी फर्में जब मिल करके एक जैसी वस्तु का उत्पादन करती हैं तो हम उसे उद्योग कहते हैं। ये छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके एक जैसी गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं तो उसे हम उद्योग कहते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे क्या हैं? क्यों लगाई जानी चाहिए इंडस्ट्रीज़? सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जब इन्वेस्टमेंट होता है, अगर अगर हम इंडिया में बात करें, जो गुड़गांव है या नोएडा है, ये बहुत बड़ी आईटी सिटीज़ बोली जाती हैं। इनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। वहाँ वो बहुत डेवलप्ड है। दिल्ली एनसीआर का इलाका काफ़ी डेवलप्ड है। तो वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, जिससे कि नई नई इंडस्ट्रीज़, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाई जाती हैं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और लोगों के पास में अर्निंग आती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से क्या होता है? डिमांड बढ़ती है तो ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस सुधार होगा। तो कुल मिला के जो भी है, अगर किसी भी देश में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं तो उस देश का की ग्रोथ के लिए वो इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो उद्योग का विकास होता है। उस उद्योग में उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे लोगों के वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, निर्यात में वृद्धि होती है, व्यापार में सुधार होता है और आधारभूत संरचना में वृद्धि होगी। रोजगार बढ़ेंगे, आय सुधार होगा और गरीबी और बेरोजगारी में भी कमी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि आधारभूत संरचना, जैसे कि अगर नोएडा या गुड़गांव का इलाका देख रहे हैं, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत है, या इन्वेस्टमेंट कई तरीके का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं।
तो वहाँ पे देखिए, वहाँ की सड़कें देखिए, या मैंने कुल मिला के वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप्ड है बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई भी देश, कोई भी अगर एरिया है उसको डेवलप करना है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, और सुविधाएं अच्छी मिलने लगेंगी। तो ये सब इंडस्ट्री लगाने के फ़ायदे हैं। उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करते हैं, बल्कि वे लोगों को द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार प्रदान करके कृषि आय पर भारी निर्भरता को भी कम करते हैं। कुल मिला के जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें जो हमारा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का शेयर है वो बढ़ता जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे देश में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफ़ी डिपेंडेंसी थी। लोग सरप्लस में वहाँ पे वर्किंग फोर्स था, या कहें कि वहाँ पे अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती थी। तो वो एरिया इतना डेवलप नहीं था। आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी डेवलप हो चुका है। या अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो जब नई नई आधुनिकीकरण आएगा, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होगा, मशीनरी नई नई आएंगी, टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी डेवलप्ड होगा। तो पहले के कंपैरिजन में आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी आगे है, बट वर्किंग फोर्स वहाँ पर कम हो गया है। वर्किंग फोर्स सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा आ गया है, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इन प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ गया है। भारत की राष्ट्रीय आय 2020 और 21 में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान। तो अगर हम 2020 और 21 की बात करें, तो उसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो इसमें दिखाया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में 20.19%, द्वितीय क्षेत्र में 25.92% और तृतीय क्षेत्र में 53.89%। जो भी जीडीपी भारतीय राष्ट्रीय आय में जो योगदान है इन तीनों क्षेत्रों का, इस तरीके से उसको दिखाया गया है। प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये सब तो आप जानते ही होंगे, फिर भी बता देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का उत्पादन किया जाता है। उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स को सेकेंडरी पार्ट में चेंज करता है, और जब वो सेकेंडरी पार्ट में चेंज हो जाती हैं तो लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो टर्सरी सेक्टर करता है। तो कुल मिला के जो प्राथमिक क्षेत्र में रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी क्षेत्र उन रॉ मटेरियल्स को और उसको नए फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कि मान लो अगर हम गन्ना जो है हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, लेकिन उसको चीनी में बदलने का काम जो है वो द्वितीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। और जब वो चीनी में बदल जाती है, उसकी पैकेजिंग करने के बाद उसको तृतीय क्षेत्र के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये सब इन तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है। इन तीनों क्षेत्रों का योगदान जो है 2020 और 21 में हमारे देश की इकोनॉमी में इतना % दिखाया गया है। तो आप लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना और उसके क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में जाना। अब मैं आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है? किसी देश की औद्योगिक नीति वह नीति है जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण उद्योग का विकास करना और उसे वांछित दिशा निर्देश देना होता है। कुल मिला के इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का मेन मकसद यही है कि किस तरीके से देश में नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सके, और जब नई नई इंडस्ट्रीज़ देश में लगाई जाएंगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और उस देश में डेवलपमेंट होगा। तो उसमें उस क्षेत्र में नई नई नीतियाँ बनाई जाती हैं कि कौन कौन से उद्योग लगाए जाने चाहिए, कौन कौन से उद्योग हमारे देश के लिए आवश्यक हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। तो तो उसके पीछे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। हमारे देश में अब तक 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई जा चुकी हैं। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो कि 6 अप्रैल 1948 को शुरू की गई। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया।
लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई। सरकारी नियंत्रण के अधीन 18 उद्योगों को रखा गया। तो जब यह औद्योगिक नीति शुरू हुई तो आज़ादी के बाद की पहली औद्योगिक नीति थी। उस समय जो हमारे देश के में जो केंद्रीय केंद्रीय उद्योग मंत्री थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात करी गई। इस औद्योगिक नीति को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें 3 उद्योग शामिल थे जिनमें केंद्र सरकार का एकाधिकार था। वो 3 उद्योग इस प्रकार हैं: शस्त्र, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। ये जो 3 उद्योग हैं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एकाधिकार था। दूसरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। इसमें 6 उद्योग अर्थात कोयला, लोहा, इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस उपकरण का निर्माण तथा खनिज तेल को प्रमुख उद्योग या मूल उद्योग के रूप में नामित किया गया था। ये उद्योग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने थे। हालांकि निजी क्षेत्र के मौजूदा उद्योग को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण उद्योग थे जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र शामिल थे। इसमें वे उद्योग शामिल थे जिन्हें निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत और सरकारी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया गया था। कुछ बुनियादी महत्व के उद्योग थे जैसे कि नमक है, ऑटोमोबाइल है, ट्रैक्टर है, भारी मशीनरी, मशीन टूल्स, भारी रसायन, उर्वरक, बिजली, कपास और ऊनी वस्त्र। इनकी योजना व नियमन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। तो कुल मिला के 1948 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया कि किसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को उसमें शामिल किया गया। मतलब निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम कर उस औद्योगिक नीति में काम कर रहे थे। कुछ उद्योग जो थे वो निजी क्षेत्र के लिए थे, कुछ उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए थे। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि 1948 की जो औद्योगिक नीति थी वो 4 प्रकार के समूह में विभाजित थी।